हाँ, अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। बेटा पृथ्वी का निर्जर उपवास है, ये हमें जीवन, इसके पुण्य से हमें जीवन दान मिलता है। हमारी जो सुधा यानी कि हमारी जो भूख है उसको वो तृप्त करता है। पिताजी ने थोड़ी ही सुधा से नहीं डरता, परंतु मुझे इस टाइम इतनी सुधा है यानी कि इतनी ज़्यादा भूख लगी है कि मैं इसको ऐसा व्रत करने को व्यर्थ समझता हूँ। देवताओं का अभिशाप लेकर मैं इसे तोड़ूंगा। घनश्याम को भी सोचना चाहिए कि अगर किसी के प्राण निकल रहे हैं तो उन्हें बरस जाना चाहिए, लेकिन घनश्याम यानी कि बादल तो तभी बरसेंगे जब उनका समय होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि सफ़ेद बादल आके बारिश करके चले जाएंगे, बादल तो जब काले होंगे तभी बरसेंगे। नाउ टर्न योर पेज। अब चातक देखकर मामला बेढंग हुआ जाता था। इस तरह मानेगा कि नहीं, बताओ पता नहीं कैसे ये समझेगा। पिताजी बहुत परेशान होते हैं उसकी बातों को सुनकर। अब वो कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ से उड़ जाऊँगा, चला जाऊँगा और जाके गंगा का जल ग्रहण करूँगा। अब उसकी पोखरी में क्या होता है, चातक पुत्र जो होता है चुपचाप हो जाता है। ठीक है, पिता से कहता है कि पड़ोस में एक पोखरी है, पोखरी यानी कि छोटा सा तालाब में, वहाँ जाकर पानी पी लेता हूँ। पशु पक्षी और आदमी भी वहाँ का जल पीते होंगे, जल पी सकेंगे तो बोलो है हिम्मत, तुम जाकर उस पोखरी का पानी पी लोगे। चातक पुत्र उस पोखरी के समरण से फुफुरी से आ गए। ऐसा लगा सभी लोग उसमें से पीते होंगे, गंदा होगा तो क्या हम उसके अंदर से जाकर पानी पीऊँगा? नहीं। कीड़े उबलते होंगे, सांप दिखाई दे रहे होंगे और कपड़े लोग वहाँ पे साफ करते होंगे, वहाँ गंदे पड़े होंगे। कई बार सोचने लगा, समझने लगा, लेकिन उसके मन में वही बातें आने लगी। अंजलि से पानी पीते देख उसने पिता से कहा कि देखो पिताजी, यह कैसी घृणित जीव है। अवश्य ही उसने अपने व्रत का जिक्र किया करने का समय नहीं था, परंतु उसके मन में गर्व छलक उठा और मैं अपने पिता से पोखरी का पानी पीऊँगा ऐसा कुछ कहने लगा। चातक बोला, बेटा अभी तुम ना समझ हो, चाहे जहाँ से भी पानी ग्रहण करो, इस समय तुम आसान समय समझ कर रहो। जब इसके लिए बाहर निकलोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम्हारी प्यास के साथ करोड़ों लोगों की प्यास भी है। उनकी तृप्ति को भी पूरा करने के लिए घनश्याम को बरसना ही पड़ेगा। लेकिन चातक पुत्र अपने हट की पुष्टि करते हुए युक्ति सोचने लगा कि वह बिना बताए गंगा का जल ग्रहण करने के लिए चल पड़ा। अब पता नहीं वो कहाँ रहता था, दुनिया के कौन से हिस्से में था, वहाँ से गंगा का जल ग्रहण करना यानी कि जहाँ पर गंगा बहती है वहाँ पर जाने के लिए वो तत्पर होकर उड़ गया। चातक ने कहा, गंगा जी तो यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर है, यानी कि 5 दिन अगर लगातार उड़ोगे तब जाकर तुम गंगा जी पर पहुँचोगे, कहीं एक बूंद भी तुम्हारे मुंह में ना दिखे। चातक पुत्र प्रमाण करके फुर से उड़ गया। अब इसी का दूसरा पार्ट है फुटी। बुद्धन एक कच्चा खरपैल का घर था। बुद्धन यानी कि यहाँ पर एक बुद्धन है और उसका एक बेटा गोकुल है जिसकी कहानी है। उनका एक छोटा सा घर होता है जहाँ 2 छोटी छोटी कोठरियाँ हैं। उसके आंगन में एक बड़ा सा पेड़ है, पुराना छप्पर पड़ा हुआ है। झुककर घर के भीतर आश्रय लेने की सोच रहा था। जीर्ण शीट दीवारें रोशनदान न होने के कारण 7 दरों में दस्तक से पूरी करनी चाहती थी, यानी कि उसके घर के अंदर जो दीवारें थी वो छोटी थी, रोशनदान नहीं थे और अंदर जैसे अंधेरा सा महसूस हो रहा था। उस दिन में और कुछ ना हो सका। आंगन के बीच चातक पुत्र जाकर विश्राम करने के लिए उनके आंगन में जो पेड़ था वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। पेड़ किस चीज़ का था? नीम का था। विश्राम पाकर जी थोड़ी सी व्याकुलता उत्पन्न हुई। उसने निबोरी की तरह उस वेदना से कुछ मधुर्य था। नीचे वृक्ष की छाया में बुद्धन लेटा हुआ था। उसने देखा वहाँ उस पेड़ के नीचे बुद्धन अपनी खटिया पर लेटा हुआ है। उसकी उम्र कितने की थी? 50 साल की थी। उसके पैरों में जान नहीं थी। जीवन यात्रा इतनी मंजिल तय कर चुका था कि वह बहुत कमज़ोर हो चुका था और उसको पक्षाघात हो गया था। पक्षाघात यानी कि लकवा मार गया था। उसकी जीवन ऐसा हो गया था जैसे कि एक मृत्यु हो जाती है, मानो आधे शरीर का बंटवारा हो गया। स्त्री यानी कि और उनकी जो पत्नी थी वो पहले ही संसार को छोड़ के चली गई थी। 15-16 साल का एक बेटा था गोकुल, उसी के सहारे वो पूरे दिन रहते थे। गोकुल एक जगह काम करता था, सुबह जाता था और संध्या को लौटता था और दिन में बुद्धन के लिए खाना बनाकर रख जाता था। आकाश के तारे छिटक आए थे। इधर चारों तरफ सन्नाटा था। घर में अकेला बुद्धन सोचने लगा कि खाट से उतरने तक की शक्ति तो है नहीं, अब जाने कहाँ जाकर चौकड़ी मारकर भर रहा था। गोकुल सवेरे थोड़े से चने खाकर काम पर गया था। बुद्धन के लिए भी कुछ चने व पानी का पीने का पानी यथार्थ आज खाने के लिए घर में वो ये कहता है कि आज खाने के लिए
आज खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं था। कहा गया था कि शाम को मंजूरी करके आऊँगा तो आटे की रोटी बनाऊँगा। अब आज अभी उसके शीतकाल के दिन की तरह मालूम भी नहीं होने पाता और निकल आता। ऐसा लगता था कि जैसे कि सुबह हुई और तुरंत ही शाम हो गई। सर्दियों के दिन जो होते हैं वो ज़्यादा गर्मियों नहीं होते हैं। वह दुख की दाहक ज्वाला में निधई दीर्घ दिनों की भांति अकाट्य हो उठा था। रात बहुत बीत चुकी थी, परंतु बुद्धन को मालूम हो रहा था कि वर्षों का समय हो गया है और उसके कान खड़े हो गए थे। थोड़ी देर बाद प्रतीक्षा सफल हुई। किवाड़ खुलने की आवाज़ सुनकर वह चौंका। वास्तव में गोकुल ही था। उसने कहा, कौन? गोकुल, आज बड़ी देर लग गई। गोकुल धीरे से पिता के खाट के पास आकर रोने लगा। बुद्धन ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आज मजूरी नहीं मिली? कैसे चले कि ये मजूरी नहीं मिली? इतनी देर से क्यों आए? प्रकृति स्थित होकर गोकुल ने अपना हाल सुनाया। उसने कहा, सवेरे घर से निकला। गोकुल को खाली घड़ा मिला। देखकर उसने पैर ढीले पड़ गए और सोचा कि जीवन ही मालिक है। काम पर पहुंचकर उसने देखा कि ओवरसियर साहब आज सबकी खबर लेने के लिए आए, देखने के लिए आए कौन काम करता है कौन नहीं करता। उन्होंने दिन भर मजदूरी पर अच्छी तरह से उतारा और शाम को मजदूरी देने से इनकार कर दिया। आज दाम नहीं दिए जाएंगे, कल दिए जाएंगे। अदालत के फैसले की तरह उन्होंने ये खबर सुना दी। ओवरसियर साहब का हुक्म मजदूर अपने अपने घर को चले गए। गोकुल लौटा चला आ रहा था। एक जगह रास्ते में उसे पड़ा हुआ एक पर्स दिखाई दिया। उस पर्स में बहुत सारे पैसे थे। अब पैसे दिखाई दे नहीं रहे थे, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि उसने पर्स खोला नहीं था। वो बहुत वजनदार लग रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर बहुत सारे पैसे होंगे। अब वो उसको टटोलने लगा और टटोलने पर मालूम हुआ कि पैसे तो बहुत कुछ भी हैं। थोड़ी देर में खड़ा हुआ वह सोचने लगा कि किसका होगा। पिता ने उसके अभी तक ये सिखाया था कि उसने इस बात को सोच का अवसर नहीं मिला कि बटुआ उसके पास रखे या चला जाए या क्या करे। अब वो देखने लगा कि कोई ऐसा तो नहीं आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका बटुआ गिर गया हो, जो मुझे दिखे तो मैं उससे पूछ लूँ। ध्यान देकर उसे जब याद आया कि एक गाड़ी वहाँ से जा रही थी, वहाँ पर एक कान में पिरोई हुई माला पहनी हुई, यानी उसने उस पर कान में मोती पिरोई हुई सोने की बाली पहनी हुई थी। कान में लोग बाली पहन लेते ना, जिसमें एक मोती वगैरह लटका हुआ होता है। एक महतो बैठा था। यह लगता है ये उसका ही होगा। वो यहाँ पर उतरा होगा पानी पीने के लिए और उसने उसका बटुआ उतारा होगा, देखा होगा तो वो गिर गया होगा। आधे घंटे के परिश्रम से गाड़ी के पास पहुंच गया। वो भागने लगा गाड़ी के पीछे कि मैं इनके पीछे जाता हूँ। गाड़ी तो सीधा रास्ता जा रहा है। अब रास्ते पे सीधी गाड़ी जा रही होगी तो वो जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर उसको अच्छे से ढूंढने लगा। तो वो थोड़ी देर के बाद महतो के पास गया। उन्होंने इधर उधर देखा, चौक का गाड़ी में इधर उधर देखने लगा। उसने देखा महतो कहाँ गया। पाषाण की तरह, यानी कि पत्थर की तरह वो शांत हो गया। गोकुल ने महतो की दशा देखी ना गई। गोकुल से महतो की दशा देखी नहीं। बटुआ दिखाकर उसे झट से प्रश्न किया, यह तुम्हारा है?